आकाशवाणी है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सैयद नासिर हुसैन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर सीमा मलिक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के वी शिवदासन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अमरजीत कौर और भारतीय जनता पार्टी के अनुराग शर्मा। परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार के.वी. प्रसाद कर रहे हैं। जुलाई 18 से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। अगले 4 हफ्ते में काफी सारे संसद के सामने विधेयक रखे जाएंगे चर्चा और पारित के लिए। साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण चुनाव होने। जुलाई 18 को सांसद और पूरे देश में जो हमारे विधायक हैं भारत के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव में भाग लेंगे, और साथ ही साथ अगस्त 6 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव भी होंगे। अब हम चर्चा में जो भाग लेंगे उसमें जानेंगे विपक्ष से और सत्ता पक्ष से कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। हुसैन साहब, संसद में जिस तरह की तैयारी करके विपक्ष उतरना चाहती है, कुछ संकेत तो मिले हैं जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई मुद्दे हैं जो संसद में उठा के जनता की समस्याओं को वो उजागर करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे विपक्ष की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति रहेगी। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जरूरी होता है कि जो अपोजिशन पार्टी, जो विपक्षीय राजनीतिक पार्टियां होते हैं, वो एकजुट होकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इस सेशन में भी हम लोग पूरे अपोजिशन पार्टीज को एकजुट करना चाहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी कमेटी मीटिंग में ऑलरेडी तय किए कि कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिसको हम लोगों को टेकअप करना चाहिए और इस गवर्नमेंट से पूछताछ करना चाहिए। इकोनॉमी हमारी क्राइसिस में है, बहुत सारा मिस क्रिएट किया जा रहा है कि हमारी जीडीपी बढ़ी है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कोविड काल था उसके पहले जो जीडीपी था उस लेवल तक भी जो हम अभी तक आ नहीं पाई, क्योंकि 16, 17, 17, 18 से जीडीपी लगातार गिरना शुरू कर दी थी। हमारा अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। इसमें जो बढ़ती हुई जो महंगाई है, महंगाई को लेकर पिछले सेशन में भी हम लोगों ने मांग की थी कि इस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन चर्चा का मौका नहीं दिया गया था पार्लियामेंटेरियंस को। जो पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम जो लगातार बढ़ते रहे, जो हम लोग एसेंशियल कमोडिटी, जो घर में जो सामान इस्तेमाल करते हैं, चाहे तेल हो, चीनी हो, दालें हो, इन तमाम जो सामान्य पदार्थ के भी जो लगातार जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो गरीबी बढ़ते जा रही है, जो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। आप अग्निपथ पे आप लोगों ने देखा है किस तरह से जो बेरोजगार लड़के जो है बाहर निकल के प्रोटेस्ट किए, धरना प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि जो रेलवे स्टेशन और पुलिस चौकी तक उन्होंने जला दिया था। इसका मतलब एकदम साफ है कि जो बेरोजगारी बढ़ती हो रही है, इससे जो हम काफी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ये लगातार गिरते जा रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स गिरते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। हमारे कोल शॉर्टेज जो हो रहा है या पावर क्राइसिस जो लगातार होते जा रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे इश्यूज हैं। हम लोग को नाज है कि हमारी सबसे बड़ी प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हमारा है। हम लोग गर्व से ये कहते हैं कि हमारी जैसी प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था और कहीं है नहीं। इस प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था में जिस तरह की दरारें क्रिएट करने की ये सरकार कर रही है, खासकर जो बीजेपी, जिस तरह से एक कम्युनिटी को एक कटघरे में खड़ा करने के एक बुरे उसमें दिखा के एक समाज में डिवीजन लगातार जो लाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ से कम्युनलिज्म लगातार बढ़ते जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कहीं हो रहा है, तो ये जिस तरीके से भय का वातावरण जो क्रिएट किया जा रहा है, जो विरोध और नाराजगी का जो वातावरण जो क्रिएट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। जो एजुकेशन जो सियासीकरण जो हो रहा है तालीम का, उसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। आपको पता है कि किस तरह से हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकते थे, इंटेलेक्चुअल्स बात नहीं कर सकते थे। कोई भी सरकार की टोकर टिप्पणी अगर कोई करता है तो उसका अरेस्ट होते जाता था, यानी तो उसके ऊपर केसेस ठोक दिए जाते थे। आज अब ऐसी हालत है, अब पार्लियामेंटेरियंस भी जो है पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज ये हुआ कि जो है पार्लियामेंट के प्रेसेस के अंदर आपका धरना प्रदर्शन भी आप नहीं कर सकते हैं। अब इंडो चाइना का मतलब है जो उठाना चाहेंगे, अग्निपथ का उठाना चाहेंगे, फ्लड्स का उठाना चाहेंगे, सिक्योरिटी वाला मामला भी हम उठाना चाहेंगे। हुसैन साहब, आपने कई सारे मुद्दे गिनवाए हैं और बताया कि जिस पे आप रोशनी डालना चाहेंगे ताकि उजागर हो, लेकिन ये भी देखा गया है कि विपक्ष की तरफ से चर्चा होनी चाहिए, आप बात करते हैं, लेकिन कई बारी व्यवधान इतना हो जाता है कि सदन चलता ही नहीं है। तो उसमें तो जो मुद्दे उठने चाहिए, जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती। तो इस तरह की रणनीति पे आप क्या कहना चाहेंगे?
मुद्दों के ऊपर बहस की मांग करना वो अपोजिशन का काम होता है। अपोजिशन लगातार करते आई है। पिछले कई सेशन में हम लोगों ने, मैं खुद दिया हुआ रूल 267 के तहत हम मुद्दों के ऊपर बहस की मांग की है। महंगाई के ऊपर, कोविड क्राइसिस के ऊपर, इंडो चाइना सिक्योरिटी इश्यू के ऊपर हम लोगों ने मांग की है, लेकिन हम लोगों को चर्चा करने नहीं दिया गया। अब आपका कहना ये है कि जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर नहीं आते। अरे अगर एक पार्टी भी मांग करती है चर्चा की तो चर्चा करने देना चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जो हम लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारी सोच अलग है, हमारे प्रोग्राम्स अलग है, हमारी पॉलिसीज अलग है, लेकिन हम सारे पार्टियां कम से कम कुछ मुद्दों पे जो है एक कंसेंसस बना के हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें, सरकार को घेरें। उसमें एक दो पार्टियां जहाँ पे चुनाव हो रहा है, किसी भी स्टेट में चुनाव हो रहा है, अब फर्स्ट करें अगर वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है, अब टीएमसी और कांग्रेस वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करती है। कुल मिला के सारे अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे जो मुद्दे हैं जिसके ऊपर सारे पॉलिटिकल पार्टी एक होते हैं, इश्यूज के ऊपर जब अपोजिशन बहस चाहती है, जो गंभीर इश्यूज हैं उसके ऊपर चर्चा करवाने की, बहस करवाने का जो है एक वातावरण सरकार को क्रिएट करना चाहिए। सरकार मुद्दों से भाग नहीं सकती है। हुसैन साहब, कुछ मुद्दों में विपक्ष का ये भी कहना है कि जो बिलों पे जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए, ये मुद्दे क्या कोई कभी जो लीडर्स की मीटिंग होती है और सदन के कार्रवाई से पहले जो चैम्बर में चेयरमैन साहब के वहाँ मीटिंग होती है या बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल्स में, इस तरह के मुद्दों के ऊपर कोई विचार होता है? देखिए, ज्यादातर टाइम जो है बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी होती है उसमें तय किया जाता है कौन से मुद्दे को लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना। बहुत सारे बिल्स के बारे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही डिसाइड किया जाता है कि इसको हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री की सिलेक्ट कमेटीज को हम भेजें ताकि वहाँ पे बहुत डिटेल में चर्चा हो, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में प्लेस करें। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सरकार मानती नहीं है, उसको जो है अलग अलग रूल्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में, जिस रूल्स के तहत हम लोग उस मुद्दे पे नोटिस दे सकते हैं और हम लोग अर्जेंट उसके ऊपर डिस्कशन के लिए कॉल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर नॉर्थ ईस्टर्न में जिस तरह से अभी फ्लड्स हो रहे हैं, अब उसके ऊपर अगर हम चर्चा की मांग कर रहे हैं तो चर्चा होना चाहिए। अगर गूगल इमेजेस हैं जहाँ पे कई विलेजेस, कई बंकर सेट करके कई विलेजेस सेटअप कर दिए हैं चाइना हमारे बॉर्डर में, और कई 100 किलोमीटर तक अंदर घुसपैठ करके आके विलेजेस सेटअप किए, अगर उसके ऊपर अगर हम पार्लियामेंट में चर्चा ना करें तो कहाँ करें? तो इन जैसे मुद्दों पर जो सरकार मानती नहीं है, रेडी नहीं होती है चर्चा करवाने के लिए, वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा फ्रिक्शन हो जाता है अपोजिशन और सरकार की। उम्मीद करते हैं कि सदन की कार्रवाई चले और आम जनता के मुद्दे सबके सामने रख पाए। डॉक्टर मलिक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी और विपक्ष की तरफ से रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आज हम फिर भी उसी जगह पर खड़े होते हैं। देश की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा महंगाई, ये तीन मुद्दे तो हमारे इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि हमेशा हैं और जिनको हम पार्लियामेंट में उठाएंगे ही। देखिए, व्यवस्था का क्या हाल है, हम समझते हैं इस बात को कि रिकवरी हो रही है देश की अर्थव्यवस्था की। पेंडेमिक था एंड नाउ पीपल आर वर्किंग, पर केवल बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। वी रियली व्हाट इज, हम जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की इस देश की अर्थव्यवस्था के इम्प्रूव करने के लिए। केवल 5 ट्रिलियन की बात करने से तो कुछ होगा नहीं। देखिए, आज रुपया जो है आप डॉलर के मुकाबले में कहाँ पहुंच गया है, शायद पहली बार 80 के पार। बाकी देखिए, महंगाई से आज हर आदमी परेशान है और कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। आज आप नीति आयोग के आंकड़े उठा के देख लीजिए, वो कहते हैं ये 7,70,00,000 लोग 2011 के बाद गरीबी रेखा के नीचे आ गए। अगर हम आंकड़ों में ना भी जाएं तो शायद सबको ये बात पता है कि किस तरह की महंगाई है। आज वेजिटेबल्स हो, चाहे ऑयल हो, चाहे पल्सेस हो, आप देखिए उनके दाम कहाँ जा रहे हैं। गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए पार कर चुका है और पेट्रोल डीजल का प्राइस कहाँ जा रहा है। हर समय तो हम वैश्विक चीजों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि बिकॉज विश्व में दाम बढ़ गया इसलिए बढ़ गए हैं। तो विश्व में दाम कम है तो भी आपका पेट्रोल डीजल का प्राइस हाई होता है। तो ये सब चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और देखिए, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है। आज इतनी वैकेंसीज है हर जगह और लेकिन उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है। हर बार आंदोलन हुए, इतनी चीजें हुई, पर इस पर कोई भी ध्यान हमारी सरकार नहीं दे रही है। आज देश का युवा कहाँ जा रहा है। अगर आप उनके लिए अग्निपथ जैसी स्कीम निकाल रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन देखिए कितना कंट्रीब्यूट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, ये हर आदमी ये बात जानता है। पर क्या अगर आप आर्मी में भी यही कर रहे हैं, आप अग्निपथ ऐसी स्कीम निकालते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि 4 साल के बाद हम इनको किसी भी प्रोफेशन में साल देंगे। ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशन, मैं नहीं कहती हर कोई भी प्रोफेशन छोटा है बड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चर्चा नहीं होती है। मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट है ये चर्चा में और जो कंसेंसस है उसमें बिलीव नहीं करते। और एक ऐसी गवर्नमेंट जो 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर देने की बात करके आती है और उसके बाद वो 10 लाख और 60 लाख जॉब्स की बात करते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला आरक्षण
आरक्षण बिल है जो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और हर टाइम हम आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये महिला आरक्षण बिल को डिस्कशन के लिए रखा जाए और उसको पास करा जाए इस सेशन। और देखिए बाकी तो और जो बिल्स हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है जैसे भी, उसमें भी डिस्कशन एंड कंसेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसको भी किसी भी हम ये कहेंगे, देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत जरूरी है। और देखिए जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है कंट्री का, एक संघीय ढांचा अगर तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में हम आवाज उठाना चाहेंगे। ये सब जो है ज्वलंत है, बट स्टिल आई वुड से कि शायद बेरोजगारी और जिस पे की शायद बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है हमारी गवर्नमेंट, और जो कुछ विचार जरूर करना चाहिए। शिवदासन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीपीआईएम मार्क्सिस्ट पार्टी की तरफ से और वाम दलों की तरफ से आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहेंगे ताकि लोगों तक आपकी आवाज पहुंचे? मार्क्सवादी पार्टी और वामपंथी हमारा जनता के लिए, जनता का संघर्षों के लिए इधर आए। अभी देश के अंदर बहुत ज्यादा इश्यू है, इसका इश्यू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, अलग अलग हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा इश्यू है। इस इश्यू में बारे में पार्लियामेंट के अंदर हमारा नायरक हम रेज करेगा, हमारा संघर्ष हम शुरू करेगा। पार्लियामेंट के अंदर उनका गवर्नमेंट, बीजेपी का गवर्नमेंट कॉर्पोरेट लोगों के लिए है। इधर एक साइड जनता के लिए संघर्ष है, दूसरा साइड कॉर्पोरेटों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है। हम कॉर्पोरेट जनता के लिए संघर्षों का रास्ता में है। इस रास्ते के अंदर एग्रीकल्चर वर्कर्स है, गेट मजदूरों का लोग है, फैक्ट्री कर्मचारी है, टीचर्स है, अलग अलग जनता है। इस संघर्ष हम पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का बाहर, सारा जगह पर हम लड़ेंगे। शिवदासन जी, आपने जो बात कही कि संसद के अंदर और संसद के बाहर आप मुद्दे उठाएंगे और आप अपना संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन कई बार देखा गया है कि संसद के अंदर तमाम सारी जो पार्टियां विपक्ष में हैं उनके अंदर मतभेद हैं और इस तरह से सरकार को जो घेरना चाहते हैं वो नहीं घेर पाते। तो ऐसे में आप कौन सी रणनीति या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं? पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी एक जनता का गवर्नमेंट नहीं है, कॉर्पोरेट लोगों का गवर्नमेंट है, इसलिए जनताओं के लिए डिस्कशन अंदर नहीं है। बहुत सारा बिल आया था पहले, पिछले सेशन में आया था, लेकिन इस बिल डिस्कस करने के लिए 10 मिनट 20 मिनट अलॉट कर दिया। एक अच्छा वाला एक्सपीरियंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी के बारे में है। बिल डिस्कस करने के लिए सिर्फ 20 मिनट अलॉट कर दिया। अब देखो, हमारा चीफ जस्टिस पहले बोल दिया द डिस्कशन का कमी के कारण अभी हमारा देश के अंदर नीति न्याय, हमारा कोर्ट के लिए काम अभी बहुत ज्यादा है। कानून के अंदर एक कानून का व्यवस्था, कानून का कंटेंट बहुत मिस्टेक है, इसलिए डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए हमारा वॉइस रेज करेगा पार्लियामेंट के अंदर। जो आपने कुछ कहा कि जनता की तरफ से कुछ मुद्दे हैं, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि अलग अलग मुद्दे हैं, उस पे कोई आप प्रकाश डालेंगे? अब देखो, मैं पहले बोल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है। एक एग्जाम्पल देखो, रेलवे के अंदर 2,26,000 वैकेंसी है, आर्मी में 1,25,000 वैकेंसी है, नेवी में एंड एयरफोर्स में वैकेंसी है, BSNL में बहुत बड़ा वैकेंसी है, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं है। प्राइवेटाइजेशन अभी चल रहे हैं। पहले प्राइवेटाइजेशन के पहले इंस्टीट्यूशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर रिजर्वेशन है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद रिजर्वेशन नहीं है। रेलवे में 9 लाख का ऊपर है, लेकिन अभी रेलवे का टोटल संख्या रिड्यूस कर दिया। इस रिडक्शन के कारण आम जनता फेसिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा दिक्कत फेस कर दिया। इसलिए वी विल रेज दिस ऑल इश्यू इन आवर पार्लियामेंट। शिवदासन जी, आपने अभी कुछ आंकड़े दिए जिसमें बताया कि अलग अलग सरकारी संस्थाओं में जो भर्तियां नहीं हुई, कितनी वैकेंसी है, साथ ही साथ फौज में भी। लेकिन भारत सरकार ने जो अभी नया स्कीम लॉन्च किया अग्निपथ, तो उसमें तो एक तरह से भर्ती शुरू होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा अगले 2 साल में। अब देखो, उसमें एक नाटक है। 1,26,000 वैकेंसी अभी आर्मी में है परमानेंट रिक्रूट के लिए। अग्निपथ में मतलब एक कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है, दोनों डिफरेंट है। परमानेंट जॉब के लिए हमारा नौजवान का संघर्ष है, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट के लिए नहीं है। सारे वैकेंसी है, लेकिन यूपीएससी में रिक्रूटमेंट नहीं है। कितना वैकेंसी है अभी इंडिया के अंदर? 12 लाख का वैकेंसी है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी में। 12 लाख के ऊपर वैकेंसी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बोला था 10 लाख का रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब 10 लाख नया जॉब नहीं है, नया जॉब नहीं है। आने वाले दिन हम सब देखेंगे। हमारा रिक्वेस्ट, हमारा नारा जॉब वैकेंसी फिल करने के लिए है। इस वैकेंसी 12 लाख का ऊपर है।
आने वाले मॉनसून सत्र में काफी सारे मुद्दे उठाने को तैयार बैठी है विपक्ष। अमरजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीपीआई की तरफ से और वाम दलों की तरफ से कुछ मुद्दे हैं जिस पे आप रोशनी डालना चाहेंगे। हम इशू उठाएंगे तो हमारी यंगर जनरेशन के सामने अनएम्प्लॉयमेंट का इशू मुंह बाए खड़ा है, और उधर से सरकार उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर दी जो अग्निपथ का स्कीम लेकर के आए। तो हम लोग अग्निपथ की स्कीम के विड्रॉल की बात करेंगे, और जो रेगुलर भर्ती मिलिट्री में होती है उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। ये 4 साल का झुंझुना पकड़ाना और नॉट फुली ट्रेंड और फिर उनको 4 साल के बाद 21-22 साल की उम्र में कहना कि जाओ अब आप तुम नौकरी ढूंढो, ये हमारी युवा पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा मजाक है और देश के लिए ये घातक भी होगा। हम समझते हैं कि अगर इस किस्म की स्कीम 15 साल तक भी लागू की जाए तो हमारी जो इस वक्त 15 लाख के करीब फौज है ना, वो 6 लाख रह जाएगी सिर्फ। तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी की बातें ये करते हैं, पर कर क्या रहे हैं ये हम कहना चाहेंगे। दूसरा मुद्दा जो है कि अभी फिर से डीजल के, पेट्रोल के दाम तो परेशान कर ही रहे हैं लोगों के, लेकिन फिर से अभी गैस सिलेंडर के 50 रुपए बढ़ाए गए। तो ये महिलाओं के लिए जो उनकी रसोई को महंगा किया जा रहा है, ये भयंकर स्थिति है परिवारों की, खास करके जिनके पास आजकल जॉब्स भी नहीं है। ये मुद्दा रहेगा जब इसको हम उठाएंगे। ये जो तुम LIC में IPO का ड्रामा लेके आए हो, ये नुकसान करेगा। और आप ये देख लीजिए कि अब वो खुल रही है पोल की, बहुत बड़ा घाटा हमारी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को, LIC को हो गया। और इसी बीच में गवर्नमेंट ने जो है वो पवन हंस को भी बेच दिया है, और अब हम देख रहे हैं कि NTPC में अदानी को मदद करने के लिए कि वो बाहर से कोयला एक्सपोर्ट करे NTPC के लिए, और उसके बाद से गवर्नमेंट मोनेटाइज कर रही है और 75,000 करोड़ की पैन समझ में आ रही है। तो ये जो मुद्दे हैं पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने के और अपने मित्रों को बढ़ावा देने के, ये मुद्दे हमारे रहेंगे। कि हम ये देख रहे हैं कि अभी एक पब्लिक इंश्योरेंस लायबिलिटी एक्ट होता है, उसमें भी अमेंडमेंट ला रही है गवर्नमेंट, और उसमें जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और जो एम्प्लॉयर है उसको माफ किया जाएगा। उसके ऊपर जो सजाएं थी, सब कुछ थी, उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। कह रहे हैं कि जी हम डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, लेकिन आप मदद किसी की कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस कंपनीज की कर रहे हैं। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वर्कर को क्यों देंगी कोई उसके कंपनसेशन या कोई चीज? हमें गवर्नमेंट सेक्टर से ही लेने में वर्कर्स की इतनी प्रॉब्लम आती है, तो प्राइवेट सेक्टर की तो हम जानते हैं हमारी क्या हालत होती है। इसलिए ये मुद्दे हम बड़ी तेजी से उठाने वाले हैं इस सत्र के अंदर। अमरजीत जी, आपने बेरोजगारी की बात की। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि अगले 2 साल में 10 लाख के ज्यादा भर्ती होगी भारत सरकार में, और उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया की बात चल रही है। तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि ये उसी तरीके का जुमला है जो चुनावों से पहले 2 करोड़ हर साल रोजगार लाए जाएंगे उसकी बात की थी। हम ये जानते हैं कि इनके कार्यकाल के अंदर इन्होंने 60 लाख के करीब अलग अलग तरह के सरकारी नौकरियों के, जिसमें रेलवे भर्ती भी थी, आर्मी भी थी, दूसरी भी थी, उनको एडवर्टाइज किया, उनके पैसे लिए, उनके टेस्ट कंडक्ट किए, उसके बाद रिजल्ट निकाले, कुछ के रिजल्ट नहीं निकाले, फिर पेपर लीक बताए गए, वो सब कैंसिल कर दिया गया, वो सारा सख्ते में पड़ गया। और अब ये अग्निपथ के नाम पे अग्निवीर क्रिएट करना है, उसका भी जुमला दिखा रहे हैं, और कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो हिंदुस्तान की जो लेबर फोर्स है ना, जो यंगर जनरेशन लेबर फोर्स है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें ऑलमोस्ट 90% के आसपास जॉबलेसनेस है। और हम इन आंकड़ों के साथ जो खुद सरकार के सर्वेज भी जो निकले हैं ना इधर उधर, और जो CMI का सर्वे निकला है, इन सब से जो सामने है वो आईना सरकार को दिखाने की हम कोशिश करेंगे जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। अमरजीत जी, संसद में अक्सर देखा गया कि विपक्ष कोशिश करती है मुद्दे को एकजुट होकर भी उठाए, लेकिन कई सारे मतभेद होते हैं तो इसलिए थोड़ा अलग बिखर जाते हैं। तो इसमें क्या रणनीति रहेगी इस मॉनसून सत्र में? हमको लगता है कि इस मॉनसून सत्र में अग्निपथ के ऊपर काफी बड़ी यूनिटी होगी। उस मुद्दे पे, महंगाई के प्रश्न पे और बेकारी के प्रश्न पे काफी यूनिटी रहेगी। एक और चीज जिसमें यूनिटी दिखेगी वो ये है कि डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, डिसेंटिंग ओपिनियन देने के ऊपर जो लगातार गवर्नमेंट का रवैया है, अपोनेंट्स को सबक सिखाने का, अननेसेसरी केसेस में उलझाने का, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का
का इस्तेमाल करके तीसरा को आज से 20-22 साल पुराने मामलों के अंदर भी घसीटने की कोशिश की गई है और उसको जेल में डाला गया है। मोहम्मद जुबैर को 2018 की एक ट्वीट के ऊपर उठा करके, वो भी एक फिल्म का सीन है, उसकी फोटो दिखाई है, उसी का बहाना लेके पहले जेल में डाल दिया और अब उसको जेल में रखने के लिए फिर आप दूसरी चीजें ढूंढ रहे हैं। तो ये भी एक इशू होगा जिसको हम उठाएंगे कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड है डेमोक्रेटिक राइट्स पे हमला करने का, इस मुद्दे पे भी हमको लगता है कि ले दवा के इस बार यूनिटी ज्यादा दिखाई देगी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर पार्लियामेंट में। अमरजीत जी, एक चीज और है कि अक्सर देखा गया है कि सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जब बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, ये बात कहा जाता है कि मुद्दे उठेंगे, जो रूल्स के मुताबिक होंगे, चर्चा होगी। लेकिन जब सदन चलता है तो विपक्ष की तरफ पे और विपक्ष ये आरोप काफी बार लगा है कि वे सदन चलने नहीं देते, कार्रवाई होने नहीं देते। तो उससे तो फायदा तो विपक्ष का तो कोई दिख नहीं रहा उसमें। गवर्नमेंट अगर चाहे कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, बहस हो तो होगी। अगर गवर्नमेंट चाहे कि इस प्रश्न के ऊपर बहस नहीं है तो वो किसी भी एक्सक्यूज में सिचुएशन को उस जगह तक ले जाएंगे और रिजिड पोजीशन देंगे ताकि अपोजिशन मजबूर हो जाए उस इशू के ऊपर या वॉकआउट करने के लिए या उस इशू के ऊपर दबाव बनाने के लिए या कहने के लिए कि अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो सदन नहीं चलेगा। तो ये बहुत ज्यादा स्टेलमेट जो सत्ता में होता है उसकी तरफ से होता है। हम बहस चाहेंगे क्योंकि ये जनता की जिंदगी के मुद्दे हैं और इनफ इज इनफ होता चला जा रहा है। तो हम डिस्कशन चाहेंगे ताकि आवाम सुने कि हम क्या चाहते हैं, किन बातों पे, उनके मुद्दों के ऊपर हम सोल्यूशन चाहते हैं। बातचीत के लिए धन्यवाद। शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से क्या प्राथमिकता रहेगी? जी, हमारी तो प्राथमिकता यही है कि मॉनसून सेशन अच्छी तरीके से कायम हो, मॉनसून सेशन में सब साथ में जुड़े, अच्छी डिबेट्स हो, देश को भी लगे कि जो पार्लियामेंट में लोग आते हैं वो देश की चिंता करते हैं, अपने क्षेत्रों की चिंता करते हैं, अपने लोगों की चिंता करते हैं। इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं, इन पर डिबेट होना बहुत जरूरी है। इन बिलों का, इन विधेयकों का पास होना और एक्ट में बनना बहुत जरूरी है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल है, ये 2021 से पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये 1972 का जो बिल था उसमें संशोधन लाए जा रहे हैं। ये भी एक कमेटी के थ्रू पास होके आया है। हिंदुस्तान में अभी भी हमारे कोर्ट्स जबकि मान लेते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी, तो जिन लोगों ने कुछ गलत कार्य किए हों या जिनको सजा देनी हो या जो लोग लापता हो जाते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं, आपको नहीं मिलते, तो ये डीएनए टेक्नोलॉजी यूसेज एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है इस देश के लिए और ये भी एक कमेटी के थ्रू आया है जिस कमेटी में मैं भी सदस्य हूँ। और इस कमेटी के थ्रू इस बिल का आना और कमेटी से पास होना बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। कमेटी में इसमें बहुत लंबे समय तक डेलिब्रेशन और पूरे देश विदेशों में आप देखते हैं कि डीएनए टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल की जाती है, हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल की जाती है, पर अपने पास आज तक कोई एक्ट नहीं था इसके लिए। तो ये भी 2019 से पेंडिंग पड़ा है, कमेटी के पास गया था, कमेटी ने इसको अप्रूव करके यहाँ पे भेजा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सरकार इस सेशन में ले आएगी, इस बिल को भी हम करा लेंगे। फिर एक और ऐसा ही बिल है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, तो ये भी एक कमेटी के पास गया, इनको भी जरूरी लाना है। बिकॉज कभी कभी अपने वहाँ माता पिता को इम्प्रिजन कर दिया गया या कुछ कर दिया गया है, बच्चों को मेंटेनेंस नहीं मिलती, तो समाज की भी जिम्मेवारी होती है, बच्चों की जिम्मेवारी होती है अपने माता पिता के प्रति, उस चीज को लेकर है। और एक है नेशनल एंटी डोपिंग बिल। अब आपके बारे में सभी लोगों को पता है कि देश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारे लोग गलत इस्तेमाल करने लगे हैं दवाइयों का या ड्रग्स का, इन चीजों का। तो एक ये महत्वपूर्ण बिल भी आएगा, ये भी कमेटी ने पास किया है। और विशेष रूप से जो हमारे स्पोर्ट्स में लोग जाते हैं, तो कोई खिलाड़ी पकड़ा जाता है ऐसी चीजें करते, तो देश को भी बहुत शर्मिंदा महसूस करना पड़ता है। तो चाह रहे हैं कि ऐसा कोई बिल अगर आ जाएगा तो इसमें भी बहुत मदद हो जाएगी। और एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से अप्रूव होकर आया हुआ है। तो ऐसे काफी सारे विधेयक हैं जो आएंगे इस सत्र में और हम सब यही उम्मीद से हैं पिछले सत्र के समय देश का समय बर्बाद न हो। पिछले सत्र में इन्होंने नॉन इशू के कुछ दिनों तक संसद नहीं चलने दिया। डिबेट करिए, बात करिए, बिल बात करिए, लोग सुने आपकी बात। ये जरूरी है कि इन अच्छी तरीके से चलाना चाहिए। और खुशी की बात ये होगी कि अपने नए राष्ट्रपति का भी तब तक चुनाव हो गया होगा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है देश के लिए। ये बार अपने राष्ट्र आदिवासी महिला करेंगी हमारी राष्ट्रपति बनकर, उम्मीद करता हूँ तो उनका भी हम लोगों को मार्गदर्शन
अनुराग जी, एक विषय है जिसपे अभी इसी प्रोग्राम के दौरान जो बातचीत हो रही है विपक्ष के आपके साथियों से, उनका ये मानना है कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ समय से, खासकर अभी जो अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का एक नया सूची जारी किया गया था उसको लेकर और उसके साथ जोड़ा है बोलने की स्वतंत्रता या उसकी आज़ादी को लेकर किस तरह से कोई उनका मानना है कि इस पे लगाम लगाया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा, चूँकि आप सांसद हैं, आपके साथियों का इस तरह का वर्णन, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये देखिए, इसके विषय के बारे में मेरे ख्याल से तो विस्तार से हमारे लोकसभा स्पीकर जी ने इसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है। ये मुद्दे बिना बात के जो उठाए जाते हैं कि शेर का मुंह कितना खुला है और दांत नहीं दिख रहे और दांत दिख रहे हैं, तो ये उसी तरीके का एक ये भी मुद्दा उठाया। अब इस मुद्दे में सर ये 1956 से और 1999 से ये लिस्ट लोकसभा सेक्रेटरीट से रिलीज होती रही है हर साल। ये जो शब्द इसमें हैं जिसपे इन लोगों को विशेष रूप से आंदोलन जीवी या पता नहीं कौन कौन से शब्दों पे आपत्ति इन्होंने जताई, ये शब्दों का प्रयोग कहीं पे वंचित नहीं है। आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, पर अगर आपने इनको गलत कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया तो ये एक्सपंज हो सकते हैं, और पिछले सालों में ये किए गए, कांग्रेस सरकारों ने ही ऐड करे। ये सूची हर बार अपडेट हो जाती है क्योंकि भाषा का प्रयोग हर साल बदलता। भाषा बड़ी डायनेमिक चीज होती है, नए नए शब्द आते हैं, नए नए शब्दों का फिर से प्रयोग होता है, कुछ पुराने शब्द ढूंढ लिए जाते हैं, उनका प्रयोग हो जाता है। तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, और ऐसी सूचियां हिंदुस्तान में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी बनती हैं, ब्रिटेन में भी बनती हैं, कनाडा में भी बनती हैं। कुछ शब्द तो अपने वहाँ इतने आपत्तिजनक हैं जिनका प्रयोग राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में हुआ है कि मैं उनको ऑल इंडिया रेडियो पे कह भी नहीं सकता। तो ये तो गालियां थी जिनपे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब ये शब्दों का प्रयोग कम होगा तो इससे ये फायदा होता है कि डिबेट का लेवल ज्यादा है। आपको याद होगा कि पुरानी डिबेटें हैं, आप भी सुनते हैं, आपके जो लिसनर्स हैं वो भी सब सुनते होंगे। हम वाजपेयी जी की आज भी स्पीचेस सुनते हैं, सुषमा स्वराज जी की आज भी स्पीचेस सुनते हैं, अडवाणी जी की स्पीचेस सुनते हैं, जेटली जी की स्पीचेस सुनते हैं। वो लेवल ऑफ डिबेट कितना अच्छा था। पर अगर यहाँ पे खाली तू मैं करेंगे और नारेबाजी करेंगे तो आपको पता ही है राज्यसभा में क्या हुआ था। पूरे देश के लिए शर्मनाक बात। तो बातें और शब्दों का गलत प्रयोग से ही झगड़े बढ़ते हैं। इन शब्दों की पहले से आपके पास सूची रहती है, आपको प्रयोग करना प्रयोग कर सकते हैं। आप पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट में आपके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता, पार्लियामेंट में आप कुछ कहते नहीं हो सकता, वो तो इस देश का संविधान है। पर आपको एडवाइजरी है कि आप इसको मत इस्तेमाल करिए या कम करिए, और उसका कॉन्टेक्स्ट में हमेशा शब्द का इस्तेमाल हो। अनुराग जी, एक जो विपक्ष के साथियों ने जो बात रखी है वो है कि अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी कुछ आपत्ति है। रुपये में जो गिरावट है अमेरिकी डॉलर के तहत, और बेरोजगारी को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर, तो इन विषयों पे वो चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो ताकि वो अपनी बात रख सके। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल होनी चाहिए। जितनी भी बातें इन्होंने रखनी चाहते हैं इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। भाजपा की ओर से हम लोग सब तैयार रहते हैं इन पे चर्चा करने के लिए। हम चाहते हैं कि सदन चले, सदन में चर्चा हो, देश देखे कि उनके सांसद कैसे उनके लिए काम करते हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पे बातें होती हैं और उनसे आगे के लिए क्या रास्ता निकलता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इन पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। अब ये डॉलर के बारे में बोले जा रहे हैं, तो है रुपए गिरा है, हम भी मानते हैं। यूपी के समय तो डिवैल्यूएट हुआ था, तो वो भी मानते हैं ये लोग। पर उसमें ये देखने वाली बात है, हर करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर गिरी है। आज भी हिंदुस्तान एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जाए तो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जो पीएलआई स्कीम है उससे बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, इसलिए आज भी नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। 4 साल पहले हम लोग इस देश में एक मोबाइल नहीं बनाते थे, आज आप मेरे ख्याल से दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर है मोबाइल। तो इन चीजों से बहुत फायदा हुआ है देश की अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और हम तो चर्चा करने के लिए हमेशा इस पर राजी हैं, खुश हैं। अनुराग जी, उम्मीद करते हैं आने वाला सत्र सक्रिय रूप से भागीदारी रहेगी विपक्ष की और सत्ता पक्ष की तरफ से। जैसे आपने कहा, तैयारी है, संसद की कार्रवाई चले, सुचारू रूप से चले, ताकि देश देखे, जैसे आपने कहा, उनके सांसद कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और लोगों की चिंता कितनी रहती है। जैसे आपने सुना कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के तैयारी पूरी है। सत्ता पक्ष ने अपनी तरफ से कुछ बिल और जो उनकी प्राथमिकता है वो गिनवाए, साथ ही साथ विपक्ष ने वो मुद्दे गिनवाए जो उनको लगता है ज्वलंत है और जिसके ऊपर वो बहस चाहते हैं और सरकार से जवाबदेही।
आप सबने भाग लिया इस चर्चा में, आपका धन्यवाद। संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सैयद नासिर हुसैन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर सीमा मलिक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के वी शिवदासन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अमरजीत कौर और भारतीय जनता पार्टी के अनुराग शर्मा। परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद कर रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।